ये आइकॉनिक पेंटिंग बनाई थी फ्रेंच आर्टिस्ट फेडरिक सोरियो ने 1848 में। इस पेंटिंग का नाम है द पैक्ट बिटवीन नेशन। इस पेंटिंग में आपको दिखाई दे रही होगी एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। उस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में मशाल है और एक हाथ में है मानव अधिकारों का एक चार्टर। उसके अलावा आपको इस पेंटिंग में दिखाई दे रहा होगा कि कैसे अलग अलग देशों के लोग अपने अपने देश का झंडा लेकर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने नमन करते हुए गुजर रहे हैं। और नीचे एक कचरा पड़ा हुआ है। वो कचरा कुछ और नहीं बल्कि वो धराशायी हो चुकी राजशाही है, यानी मोनार्की जिसका अंत हो चुका है। कहां से? यूरोप से। उसके अलावा आपको यहां दिखाई देगा कि जीसस क्राइस्ट और उनके अलावा देवता आए हुए हैं इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए। स्वागत है आप सभी का स्टडी 360 में। मेरा नाम है विक्रांत सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हम देखेंगे कि पूरे यूरोप में नेशनलिज्म का उदय कैसे हुआ। हम देखेंगे कि नेशनलिज्म के उदय के बाद यूरोप में क्या क्या चेंजेस आए। हम देखेंगे कि इन चेंजेस के आने के बाद कैसे वहां पर नेशन स्टेट बने और फ्रांस का क्या रोल था और कैसे जर्मनी, इटली इनका एकीकरण हुआ, कैसे ग्रीक ने इंडिपेंडेंस पाई ऑटोमन एम्पायर से। इन सभी टॉपिक्स को हम कंप्लीट करेंगे और ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, तो इसलिए आपको बिल्कुल तैयार रहना है आपके बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आपका हेडिंग या सब हेडिंग है वो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, यानी फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो देखते हैं। तो फ्रांस की क्रांति के बाद जो चेंजेस आए थे वो सबसे बड़ा चेंज क्या था कि जो पावर थी वो ट्रांसफर होकर मोनार्क से लोगों के पास चली गई थी। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था कि भाई वहां पर अब एक प्रॉपर नेशनल फ्लैग था, यानी फ्रांस का एक नेशनल फ्लैग था। तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट आपका होगा कि कैसे वहां पर टैक्सेस जो थे, जो कस्टम ड्यूटीज थी, वो सब हटा दी गई थी। ठीक है। उसके अलावा वहां पे क्या हुआ? फ्रेंच लैंग्वेज जो थी वो वहां की नेशनल लैंग्वेज, फ्रांस का एक नेशनल एंथम बना। जो स्टेट जनरल था उसका नाम चेंज होकर नेशनल असेंबली बना, जहां से अब पूरा देश चलेगा। तो ये सारे कुछ चेंजेस जो थे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद वहां पे आए थे। लेकिन फ्रांस के लोगों से ये जो चेंजेस आए थे वो ज्यादा लंबे समय तक पचे नहीं और ऐसे ही समझकर उन्होंने एक गलती कर दी, एक व्यक्ति को चुनकर। उस व्यक्ति का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। उन्होंने उसको चुना और नेपोलियन ने सारी पावर अपने पास ले ली, यानी जिस प्रॉब्लम से फ्रांस के लोग निकले थे उसी प्रॉब्लम में जाकर फिर से फंस गए। यानी मोनार्की को उन्होंने छोड़ा था, डेमोक्रेसी को अपनाया था। अब एक व्यक्ति डेमोक्रेसी के नाम पर आएगा और एक तरीके से मोनार्क बन जाएगा, यानी सारी पावर अपने पास रखेगा, और उस व्यक्ति का नाम नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन ने अपने आप को एम्परर ऑफ फ्रेंच रिपब्लिक घोषित कर दिया। पहले सबसे सबसे ज्यादा हंसी की बात यही है कि एम्परर ऑफ फ्रेंच रिपब्लिक, यानी कि एक देश जो कि रिपब्लिक है लेकिन उसका एम्परर भी है। और सोचिए, लोग इतने पागल हो गए थे नेपोलियन के प्यार में, या नेपोलियन के इतने बड़े भक्त बन गए थे कि उनके साथ ये मजाक हो रहा था और वो उस समय पहचान भी नहीं पा रहे थे। वही है ना, नई नई डेमोक्रेसी थी, नई नई चीजें चखी थी, नए नए अधिकार मिले थे, तो उनको समझ नहीं आया। और एक व्यक्ति जिसका नाम नेपोलियन बोनापार्ट था, उसने उन लोगों का फायदा उठाया और फायदा उठाने के साथ वो बन गया वहां पर फिर से मोनार्क। अब नेपोलियन ने एक काम किया। क्या काम था? नेपोलियन एक कोड लेकर आता है, सिविल कोड ऑफ 1804। इसे नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है। तो इस कोड के तहत उसने फ्रांस में कुछ चेंजेस किए जिनकी जरूरत भी थी। जैसे सबसे पहला चेंज था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून की नजरों में सब बराबर होंगे। इससे पहले क्या होता था? जब नेपोलियन से पहले एक राजा हुआ करता था, उसका नाम था लुई 16। लुई 16 के टाइम पे क्या होता था? 3 स्टेट थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए थे, और वो सबसे बड़ा प्रिविलेज उनको क्या मिला था कि वो लोग टैक्सेस नहीं देते थे। ठीक है। लेकिन नेपोलियनिक कोड के तहत जो इक्वालिटी बिफोर लॉ लेकर आया, उसमें नेपोलियन ने कहा कि सभी लोग अब बराबर होंगे, कोई किसी को भी कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था कि सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी।
अब लोगों की जो प्रॉपर्टी थी उसकी क्या की जाएगी, उसकी भी रक्षा की जाएगी, उसका उन्हें अधिकार है कि लोगों के पास प्रॉपर्टी रहे और उसकी वो सुरक्षा कर सकते हैं। एबोलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम बहुत चलता था, पूरे यूरोप में ही बहुत चलता था, तो फ्यूडल सिस्टम को भी खत्म कर दिया गया। फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, उनके अंडर अंडर में बेचारे गरीब पीजेंट लोग काम करते थे, उनसे बेहिसाब हिसाब काम करवाते थे, स्लेवरी टाइप करवाते थे, उनको दिया भी नहीं जाता था कुछ, लाइक वेजेस भी पे नहीं किए जाते थे अच्छे से, ठीक है। तो फ्यूडल सिस्टम चलता था, उस फ्यूडल सिस्टम को भी नेपोलियन ने खत्म कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, इस सबको बहुत इंप्रूव किया। फ्रांस में वेइंग सिस्टम को सुधारा, भार सिस्टम को। वो क्या था, वो था लाइक फ्रांस में एक शहर में 1 किलो का मतलब हो सकता है 200 ग्राम हो, और किसी दूसरे शहर में 1 किलो का मतलब 1200 ग्राम हो, ठीक है। तो ये जो वेइंग सिस्टम था, इसमें जो डिफरेंसेस थे उसको हटाया गया और यूनिफॉर्म वेइंग सिस्टम लाया गया, ठीक है। गिल्ड सिस्टम था, उसको उसके जो रेस्ट्रिक्शन थे वो हटा दिए गए। गिल्ड सिस्टम क्या था, ग्रुप बनाकर लोग ट्रेड करने जाते थे, तो उस ट्रेड को, उसमें कुछ ट्रेड में रेस्ट्रिक्शन थे, उन रेस्ट्रिक्शंस को भी क्या किया, नेपोलियन ने हटा दिया था। तो ये कुछ काम थे जो नेपोलियन ने किए थे, इसे हम बोलते हैं सिविल कोड ऑफ 1804 या फिर नेपोलियनिक कोड। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा इसके, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पर्पज से भी, तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये आपको हर वक्त उंगलियों पे याद होनी चाहिए, बहुत इजी है, आपको देख ही रहे होगे ये कोड लेकर आया, उसमें क्या क्या किया कि भाई इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, गिल्ड सिस्टम से रेस्ट्रिक्शन रिमूव कर दिए, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया गया। छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो नेपोलियन ये कोड के जरिए कुछ चेंजेस लाया और ये चेंजेस लोगों को बड़ा पसंद आ रहे थे। अब नेपोलियन जहां कहीं भी जाता था या उसकी आर्मी जहां कहीं भी जाती थी, उसका स्वागत होता था, फूल बरसाए जाते थे कि बाहरों फूल बरसाओ, हमारे नेपोलियन की आर्मी आई है, ठीक है, ये सारी चीजें होती थी। लेकिन एक टाइम बाद नेपोलियन से उन्हीं लोगों ने जो उससे प्यार कर रहे थे, जिसे ये कोड के चेंजेस अच्छे लग रहे थे, उन्हीं लोगों को नेपोलियन से एक टाइम बाद नफरत होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि नेपोलियन ने कुछ ऐसी चीजें की, जैसे तो उसने एक यूरोप का पूरा अलग ही नक्शा बनाया, अब उसको पूरे यूरोप पे कॉन्क्वेस्ट करना था। हालांकि जहां जहां पे भी नेपोलियन जाकर कॉन्क्वेस्ट कर रहा था, वहां वहां पे मोनार्की हट रही थी और एक अलग सिस्टम आ रहा था, लेकिन वो सिस्टम डेमोक्रेसी नहीं थी। मोनार्की तो हट रही थी, बट दैट सिस्टम, दैट न्यू सिस्टम वाज नॉट अ डेमोक्रेसी, राइट। तो वो चलेगा कौन? वो चलेगा नेपोलियन के इशारे से। तो नेपोलियन अच्छे काम किया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे लोगों को ही नेपोलियन से नफरत होने लगी, क्योंकि नेपोलियन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि नेपोलियन ने पॉलिटिकल फ्रीडम लोगों को नहीं दी थी। सो देयर वाज अ लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम इन नेपोलियंस पॉलिसी। सेकंड पॉइंट था कि भाई नेपोलियन ने टैक्सेशन भी बहुत कर दिए थे, बहुत बढ़ा दिए थे, इंक्रीज कर दिए थे, टैक्सेस जो थे वो ज्यादा लगा दिए थे, ठीक है। दूसरा था भाई सेंसरशिप। अब सेंसरशिप का मतलब क्या होता है? सेंसरशिप का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, ठीक है। अब आप नेपोलियन के खिलाफ कुछ भी बोल ही नहीं सकते। अब एक तरफ तो फ्रांस के लोगों को लग रहा है कि फ्रांस में डेमोक्रेसी है, ठीक है, और डेमोक्रेसी में सेंसरशिप का तो कोई रोल ही नहीं होता, सेंसरशिप तो हो ही नहीं सकती। बट फ्रांस में सेंसरशिप लगा दी नेपोलियन ने, और बहुत ज्यादा। अब उसके खिलाफ ना कोई बोल सकता है, ना कोई कुछ कर सकता है। और एक और जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कर रही थी लोगों को, वो प्रॉब्लम ये थी कि नेपोलियन ने आर्मी में भर्ती बहुत ज्यादा करना शुरू कर दी थी कि आओ आके आर्मी ज्वाइन करो, आओ आके आर्मी ज्वाइन करो। क्यों करो? क्योंकि यूरोप के अलग अलग देशों में कॉन्क्वेस्ट भी तो करना है, वहां पे जाकर लड़ना है, उनसे जीतना है, हारना है, जो भी करना है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी नेपोलियन के साथ, और इस वजह से नेपोलियन से लोगों को नफरत होने लगी, ठीक है। तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग है, वो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे पनपता है या कैसे वो बन रहा है, वो देखते हैं। तो बेसिकली आज जो आपको फ्रांस, जर्मनी, इटली ये सब दिखाई देते हैं, वो आपको एक नेशन स्टेट के फॉर्म में दिखाई देते हैं। बट हम बात करें उससे पहले की, यानी 18th सेंचुरी की या मिड 18th सेंचुरी की, तो हमें दिखाई देगा कि भाई ये जो देश थे वो नेशन स्टेट की फॉर्म में ही नहीं थे। वहां क्या चलता था? वहां पर चलती थी राजशाही। अब जो राजशाही थी उसमें क्या था कि भाई लोगों की डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है, डिफरेंट ट्रेडिशन।
अब डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर एंड डिफरेंट ट्रेडिशन के लोगों में क्या एक देश वाली फीलिंग आएगी? ऑब्वियस सी बात है, वो फीलिंग नहीं आने वाली थी। हालांकि आपके मन में आ रहा होगा कि इंडिया में इतनी सारी डिफरेंट कल्चर हैं, इतनी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, उसके बाद भी इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो देखिए, इंडिया एक अलग एग्जाम्पल है। अभी हम हिस्ट्री के पुराने दौर को पढ़ रहे हैं। उस पुराने टाइम में वो फीलिंग आना बहुत मुश्किल थी। अलग अलग लैंग्वेज या अलग अलग कल्चर या अलग अलग ट्रेडिशन वाले लोगों में आपके अंदर एक देश वाली फीलिंग आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं था उस समय पर। फिर ये आई कैसे फीलिंग, तो उसकी शुरुआत देखते हैं। तो बेसिकली उस समय पर यूरोप का जो समाज था, ठीक है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था। पहला था एरिस्टोक्रेसी, ठीक है, दूसरा था पीजेंट्स, और तीसरा और था जो थी न्यू मिडिल क्लास, राइट। तो एरिस्टोक्रेट्स कौन थे? बड़े बड़े अमीर लोग, ठीक है, जिनके अपने मजे थे, आपस में शादियां करते थे, अपनी एक खुद की लैंग्वेज थी, राइट। फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे हैं मान लो, तो वो फ्रेंच लैंग्वेज पे गर्व करते थे कि भाई हम अमीरों की लैंग्वेज है, ठीक है। गरीब लोग बेचारे पीजेंट्स, कुछ नहीं था उन पे, खाने के लिए भी नहीं था, ठीक है, जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। तो उनकी स्थिति बहुत खराब थी और मेजोरिटी उन्हीं की ज्यादा थी, ठीक है। तीसरी क्लास थी मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास ना तो बहुत गरीब थी, ना ही बहुत अमीर थी, बट मिडिल क्लास की खास बात होती है किसी भी देश में, वो लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, ठीक है। तो मिडिल क्लास वॉज एम्बिशियस। कौन कौन आते थे आपके मिडिल क्लास में? तो मिडिल क्लास में आते थे आपके इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, बिजनेसमैन एंड अलग अलग प्रोफेशन के लोग, कुछ प्रोफेशनल्स आते थे जिनको हम मिडिल क्लास बोलते थे। और ये जो मिडिल क्लास थी ना, इसी मिडिल क्लास के दिमाग में ये आइडिया आया कि भाई सेम कल्चर, सेम ट्रेडिशन और सेम लैंग्वेज के लोग क्यों ना एक साथ रहें, इनकी एक आइडेंटिटी हो। और वो एक आइडेंटिटी ही है आपका नेशन स्टेट की आइडेंटिटी, यानी नेशन स्टेट फॉर्मेशन। पहली बार एक देश जैसी फीलिंग आएगी लोगों के अंदर, ठीक है। और यहीं से पनपता है लिबरल नेशनलिज्म, जिसे हम कंबाइन करके बोलते हैं लिबरलिज्म। तो वो लिबरलिज्म क्या था, अब हम उसको पढ़ते हैं। सो व्हाट इज लिबरलिज्म? तो अब हम देखते हैं कि लिबरलिज्म या लिबरल नेशनलिज्म ये होता क्या है। तो देखिए, जितने भी ये मिडिल क्लास लोग थे ना, इनको क्या चाहिए था? इनको चाहिए था कि भाई एरिस्टोक्रेसी रूल खत्म हो जाए। अब समझिए, यही लिबरल नेशनलिज्म है कि मिडिल क्लास जो अपनी डिमांड रख रही है, वो क्या चाहती है? वो चाहती थी कि एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी रूल, यानी एरिस्टोक्रेसी जो राज कर रही थी, उनका जो राज है वो खत्म हो जाए। जो भी गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट पीपल्स एग्रीमेंट के साथ चले, यानी लोग जो चाहें वो होना चाहिए। लोगों के हिसाब से, लोगों से पूछा जाना चाहिए कि भाई फ्रांस में क्या करना है, या भाई जर्मनी में क्या करना है, या किस देश में क्या करना है, वो वहां की गवर्नमेंट को डिसाइड करना चाहिए, ठीक है। हर व्यक्ति को अपनी अपनी आजादी मिलनी चाहिए। हालांकि डिमांड मिडिल क्लास की बहुत अच्छी थी, इसीलिए इसको लिबरल नेशनलिज्म बोला है कि भाई हम बहुत उदारता से चीजें चाहते हैं कि भाई आप एरिस्टोक्रेसी को खत्म कर दो, ठीक है, और जो सरकार काम करे वो लोगों की चॉइस के हिसाब से करे, ठीक है, और हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति को अपनी फ्रीडम मिले। उसके अलावा भाई जितने भी प्रिविलेजेस मिले हुए हैं क्लर्जी क्लास को, जितने भी चर्चेस को, देखिए वो प्रिविलेज खत्म होने चाहिए, ठीक है, और इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात तो आपके नेपोलियन ने भी की थी, ठीक है, उसने सिविल कोड में इक्वालिटी बिफोर लॉ लाया था। तो मिडिल क्लास चाहती थी कि हाँ भाई इक्वालिटी बिफोर लॉ होना ही चाहिए, और देयर मस्ट बी अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यानी देश में कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। यानी हम लोग, यानी हम जनता नेताओं को चुनेंगे और वो हमारे लिए कानून बनाएंगे या हमारे लिए कोई भी काम करेंगे। तो ये लिबरल नेशनलिज्म था। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि भाई यहाँ पे अधिकार तो दिए जा रहे हैं, वोट देने का अधिकार दिया जा रहा है, जो भी बात की जा रही है, बट ये अधिकार महिलाओं को नहीं दिए जा रहे, ठीक है। तो वोट कौन नहीं दे सकता? महिलाएं वोट नहीं दे सकती, और वो पुरुष भी वोट नहीं दे सकते जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। तो लिबरल नेशनलिज्म यहां पर थोड़ी सी मात खा जाता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम थी भाई यूरोप में कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना 11-12 टैक्स देने पड़ रहे हैं। तो वो टैक्सेस को खत्म करना चाहिए था। तो उस टैक्सेस के खत्म करने की बात हुई लिबरल नेशनलिज्म में कि हाँ, हमें जो अननेसेसरी इतने सारे टैक्सेस देने पड़ रहे हैं, वो टैक्सेस का एंड किया जाए, ठीक है। मतलब ऐसा था कि 2 शहरों के बीच में 11 टैक्स, ठीक है, और 11 टैक्स, और वो भी शायद 5 या 6% की रेट से, यानी 55 to 66% टैक्स तो आप ऐसे ही दिए जा रहे हैं।
तो चीजें वैसे ही महंगी बिकेंगी। तो वो जो बैरियर्स थे, टैरिफ बैरियर्स या वो जो टैक्सेस के जो बैरियर्स थे, वो क्या किए गए, वो खत्म किए गए, राइट। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली लिबरलिज्म इज, या लिबरल नेशनलिज्म इज। ओके, तो अभी हमने समझा लिबरल नेशनलिज्म को, ठीक है। बेसिकली लिबरल नेशनलिज्म ही बाद में कहलाता है लिबरलिज्म। तो अभी हम समझते हैं कि नेपोलियन जो था वो 1799 से लेकर 1815 तक राज किया, ठीक है। और 1815 से शुरू हो जाता है यूरोप में न्यू कंजर्वेटिज्म। तो अब ये न्यू कंजर्वेटिज्म क्या है उसको समझते हैं। तो बेसिकली नेपोलियन हार जाता है 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में। और नेपोलियन को हराने वाले कौन होते हैं, प्रशा, रशिया, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया, ये चारों देश मिलकर नेपोलियन को हरा देते हैं बैटल ऑफ वाटरलू में। और उसके बाद शुरुआत होती है न्यू कंजर्वेटिज्म की। कंजर्वेटिज्म का मतलब है पुराने विचारों में विश्वास रखने वाले लोग। अब पुराने विचारों में विश्वास रखने का मतलब क्या है कि अब ओल्ड रिजीम की शुरुआत होगी, यानी जहां से यूरोप निकला था अब वापस से यूरोप वहीं पर चला जाएगा। जहां से भी फ्रांस की क्रांति हुई थी फ्रांस में, ठीक है, उसके बाद वहां पर लोकतंत्र आया, डेमोक्रेसी आती है वहां पे, अब वो सब वापस से हट जाएगी, फिर से मोनार्की रिस्टोर होगी। बर्बन डायनेस्टी का जो राजा था वो वापस से वहां लाया जाएगा, लुई 16 नहीं आएगा, दूसरा राजा आएगा, राइट। तो वहां पे बर्बन डायनेस्टी को फिर से रिस्टोर किया जाएगा, मोनार्की फिर से आ जाएगी, चर्च की जो पावर थी वो फिर से रिस्टोर हो जाएगी। सोशल हायरार्की, जो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट में जो बटे हुए जितना भी समाज था वो वापस से सोशल हायरार्की शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे कि ऑटोक्रेटिक रूल था वो फिर से रीस्टैब्लिश हो जाएगा और लोगों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा सेंसरशिप लगा दी जाएगी। उसके बाद एक ट्रीटी ऑफ वियना होगी। ट्रीटी ऑफ वियना में क्या होगा, ट्रीटी ऑफ वियना में जितने भी ये जीते हुए देश हैं ये आपस में बंटवारा करेंगे। फ्रांस को साइड से, जो फ्रांस के जो बाउंड्रीज थी उनसे कवर कर दिया जाएगा ताकि फ्रांस ज्यादा एक्सपेंशन करने का ना सोचे, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्टे के टाइम पे क्या हो रहा है, वो एक्सपेंशन कर रहा है, अलग अलग देशों में जा रहा है, वहां की मोनार्की को खत्म कर रहा है, तो इसलिए इस चीज को रोका जाएगा। फिर ट्रीटी ऑफ वियना में ही, ट्रीटी ऑफ वियना किसने की थी ये बता देता हूं, ड्यूक मेटरनिक ने, ठीक है। और मेटरनिक फ्रांस से बहुत चिढ़ता था, ठीक है। तो बेसिकली ट्रीटी ऑफ वियना होती है, वहां पे ये सारी चीजें डिसाइड हो रही हैं, फ्रांस को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, मोनार्की वापस आ गई है, बर्बन डायनेस्टी को वापस ला दिया गया है और रशिया को पोलैंड दे दिया जाएगा कि पोलैंड तुम रखो, ठीक है। ऐसे करके बंटवारा होगा और उसके बाद यहां से न्यू कंजर्वेटिज्म शुरू हो जाएगा, ठीक है। न्यू कंजर्वेटिज्म का मतलब है ओल्ड रिजीम की वापसी, जो पुराने तौर तरीके से सब चल रहा था अब उसकी वापसी फिर से हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है खून टेस्ट लग गया शेर को, यानी जनता को डेमोक्रेसी का स्वाद लग चुका है। तो अब ये ओल्ड रिजीम ना ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाएगा, ठीक है। अब लिबरल नेशनलिज्म में या लिबरलिज्म में बिलीव करने वाली जो मिडिल क्लास थी वो थोड़ी शांत स्वभाव की थी, वो लड़ाई वड़ाई में विश्वास नहीं रख रही थी। लेकिन यहां से उदय होगा रिवोल्यूशनरीज का। यहां से हम जानेंगे गैसिपी मैजिनी जैसे लोगों को, गैसिपी गैरिबल्डी जैसे लोगों को, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी हम इस क्लास को यहां पे एंड करेंगे, क्योंकि आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप काफी बड़ा टॉपिक है, काफी बड़ा चैप्टर है, उसमें काफी सारे टॉपिक हैं। तो अभी हम यहां पे अपने इस वीडियो का एंड करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे रिवोल्यूशनरीज को, हम देखेंगे कि कैसे जर्मनी का एकीकरण हुआ, कैसे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होता है, कैसे यूनिफिकेशन ऑफ इटली होता है। ये सारी चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और इस चैप्टर का एंड करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको अभी तक का ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपको कोई भी क्वेरी है आप हमें व्हाट्सएप करिए, मैं व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रहा हूं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करिए आप हमसे। शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है कॉल करिए, हम स्पेशली आपके लिए वीडियोस भी बनाएंगे, ठीक है। और बहुत ही इजी है और 100 में से 100 नंबर लेकर आने हैं आपको एसएसटी में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।